मैं बावर्ची खाने में दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी कि मुझे अपने शौहर की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं हाथ साफ करती हुई बावर्ची खाने के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मेरे शौहर के चेहरे पर खुशी काबिले दीद थी। उनका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। मैं भी पुरशौक नज़रों से आगे बढ़ी और अपने शौहर के हाथ में पकड़ा हुआ सामान समेटकर किचन की मेज़ पर रखने चल दी। मेरा शौहर भी मेरे पीछे ही चला आया। क्या तुम मेरी खुशी की वजह नहीं पूछोगी? उसने बेताबी से पूछा तो मैं मुस्कुरा दी। मैं जानती हूं आप मुझे बताए बिना तो रहेंगे नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए छेड़ा तो उसने खुलकर जोरदार कहकहा लगाया। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उन्होंने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर घुमा डाला। अरे छोड़ें, क्या कर रहे हैं? मैंने खुद को छुड़वाकर अपने हवास बहाल किए। अरे आज तो झूमने का दिन है, तुम भी झूमो। समझो आज तो हमारी लॉटरी निकल आई है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है? मुझे भी तजस्सुस होने लगा था। मुझे आज एक दिन में पूरे 3 लाख का मुनाफा हुआ है। अपने शौहर की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने हैरत से पूछा और उसके चेहरे पर खोजने की कोशिश की कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन वो संजीदा था। मेरी हवनक शक्ल देखकर वो एक बार फिर कहकहा लगाकर हंस दिया। मेरा नाम शाहीन है। मेरी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था। शादी के शुरू के दिन तो माली लिहाज से कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन बेटे की पैदाइश के बाद से हमारे हालात काफी हद तक बदल गए थे। मेरे शौहर का एक छोटा सा कारोबार था जो कि उनकी अपनी जाती कमाई से था। मेरे शौहर को मेहनत की ज्यादा आदत न थी, लिहाजा वो छोटे कारोबार पर इक्तफा किए बैठे थे। मगर बेटे की पैदाइश के बाद मैंने अपना जेवर बेचकर शौहर को पैसा दिया कि वो अपने कारोबार में लगाएं ताकि उनका कारोबार वसी हो सके, क्योंकि बेटे की पैदाइश के बाद से हमारे खर्चे काफी हद तक बढ़ गए थे। अब इतने पैसों में गुजारा होना मुमकिन न था, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के सबब अखराजात भी ज्यादा हो गए थे और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी औलाद को दुनिया जहान की हर चीज और नेमत मुयस्सर कर सकूं। लेकिन इतनी सी कमाई में बमुश्किल गुजारा होता था। लिहाजा मैंने यही सोचा कि जेवर बेचकर कारोबार में पैसा लगाया जाए ताकि उसके मुनाफे से आने वाले वक्त के लिए पैसा जमा किया जा सके। मेरे शौहर पहले तो इस चीज के लिए ना माने। उनका कहना था कि तुम अपना जेवर भी गंवाओगी और पैसा भी हाथ नहीं आएगा। मगर मुझे पूरा यकीन था कि अगर हम ज्यादा पैसा कारोबार में लगाएं तो हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा, लिहाजा हमें इस बारे में रिस्क लेना चाहिए। इसलिए मैंने अपने शौहर को इसरार करके अपना जेवर थमा दिया, तो उन्होंने भी जेवर बेचकर कारोबार में पैसा लगा दिया। मगर मुझे ये उम्मीद न थी कि हमें इतनी जल्दी इतना मुनाफा मिलेगा। कुछ दिनों से मेरे शौहर रोजाना ही खुशी खुशी घर दाखिल होते और मेरे हाथ पर बहुत सारे पैसे रख देते थे कि कारोबार में मुनाफा हुआ है। मैं भी खुश थी कि चलो मेरा जेवर जाया नहीं गया था। इस कदर मुनाफे से तो मैं बहुत जल्दी दूसरा जेवर बना लूंगी। मगर आज तो हद हो गई थी। मेरे शौहर ने मुझे पूरे 3 लाख मुनाफे के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गई। मुझे इस कदर मुनाफा होने की हरगिज तवक्को नहीं थी। हमारे तो दिन फिर गए थे। मैंने अपने शौहर से कहा कि हमें सारा पैसा बैंक में जमा करवा देना चाहिए, मगर उसके ऊपर तो कुछ और ही धुन सवार थी। उसका कहना था कि जितना भी मुनाफा है उसे मजीद कारोबार में लगा देना चाहिए ताकि मजीद मुनाफा हो सके। मेरा शौहर लालच में आ गया था और लालच की वजह से उसने 1 रुपया भी ना बचाया और तमाम पैसा कारोबार में लगाने लगा। मैं समझने से कासिर थी कि वो ऐसा कौन सा कारोबार कर रहा था जिसके लिए रोजाना ही लाखों का पैसा लगाना पड़ता था। मगर मैं अपने काम से काम रखे हुए थी। मेरे हाथ में पैसा आ रहा था, मुझे और क्या चाहिए था। मेरा शौहर जितना मर्जी कारोबार में लगाता, मगर वो हर महीने एक माकूल रकम मेरे हाथ पर रख दिया करता, तो मुझे उसके मामलात में दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत पड़ी थी। मैंने घर की हालत भी काफी हद तक बेहतर कर ली थी।
اپنے ملنے والے جیب خرچ سے میں گھر کے لیے کوئی نہ کوئی سامان لے آتی اور اپنی خواہشات اور ارمان پورے کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسہ آنے والے وقت کے لیے بھی بچا کر رکھ دیتی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے میری سن لی ہے۔ پیسہ آنے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ کافی حد تک بدل گیا تھا۔ اب نہ تو وہ غصہ کرتا اور نہ میری کسی بھی فرمائش سے کبھی انکار کرتا، بلکہ اپنی مرضی سے اور خوشی سے روزانہ ہی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے باہر سے لے آتا۔ میرے شوہر نے بھی ساری زندگی غربت کی چکی میں پستے گزاری تھی۔ میرے سسر کا انتقال میرے شوہر کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے جیٹھ نے کم عمری میں ملازمت کر کے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ میرے جیٹھ نے میرے شوہر کو تعلیم بھی دلوائی تھی اور ہر ممکن ان کا خیال رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی ان حالات میں میرے شوہر ماجد کی بہت سی خواہشات تشنا رہ گئی تھیں۔ میرا رشتہ ماجد کے ساتھ رشتہ کروانے والی خالہ سکینہ کے توسط سے ہوا تھا، جو میری ساس کی ملنے والی تھی۔ میری ساس اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ پہلے ماجد بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن شادی کے بعد ماجد نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ ماجد عادت اور مزاج کا اچھا تھا۔ میں خوش تھی کہ شادی کے بعد مجھے سسرال کی جھنجھٹ اور گھریلو سیاست کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا، اور میں اپنے گھر میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ شادی کے بعد ایک سسرال نہیں اور بھی کئی مسائل کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔ شادی کے شروع کے دن تو گھومنے پھرنے اور دعوتوں میں گزر گئے تھے۔ 10-12 دن بعد ماجد اپنی ملازمت پر گئے تو کچھ دیر بعد ہی واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ملازمت ختم ہو گئی ہے اور افسر نے ان کی جگہ کوئی اور ملازم رکھ لیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، مگر ماجد نے تسلی دی کہ یہ ملازمت اس کو ویسے بھی پسند نہیں تھی اور وہ خود یہ ملازمت چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ماجد نے 1-2 اور جگہوں پر بھی ملازمت کی تھی، لیکن وہاں بھی یہی ہوا تھا۔ ماجد کو جلد ہی دونوں نوکریوں سے جواب مل گیا تھا۔ تب تک مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماجد کا مزاج نوکری والا نہیں ہے۔ وہ افسر کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ جب دل چاہتا چھٹی کر لیتا تھا، اور جب افسر ناراض ہوتا تو نوکری چھوڑ کر آ جاتا تھا۔ ماجد نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ نوکری کے بجائے اپنا کاروبار کرے گا، لیکن کاروبار کے لیے رقم چاہیے تھی جو ماجد کے پاس نہیں تھی۔ جیٹھ کو پتا چلا تو انہوں نے سسر کا مکان بیچ کر ماجد کو ان کے حصے کی رقم ادا کر دی تھی۔ ماجد نے اس رقم سے گارمنٹس کا سامان خرید لیا اور کاروبار کا آغاز کر دیا تھا، مگر کاروبار ٹھیک سے جم نہیں سکا تھا، کیونکہ کم سرمایہ کی وجہ سے کپڑوں کی ورائٹی بھی کم تھی، اس لیے منافع بھی کم تھا اور منافع میں سے مزید سامان بھی خریدنا ہوتا تھا۔ گھر کے اخراجات کے لیے بہت کم رقم بچتی تھی اور بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ اس دوران میں پریگننٹ ہو گئی تھی اور اخراجات میں بھی کسی حد تک اضافی ہو گئے تھے۔ مالی تنگی کی وجہ سے میرے شوہر کے غصے اور چڑچڑے پن میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ بات پہ بات غصہ کرنے لگا تھا۔ یہ وقت تو جیسے تیسے میں نے گزار لیا تھا۔ 9 ماہ بعد میرے گھر ایک چاند سے بیٹے نے جنم لیا۔ اب بچے کی وجہ سے اخراجات مزید بڑھ گئے تھے، اس لیے میں نے اپنا تمام زیور اپنے شوہر کے حوالے کر دیا تھا، تاکہ وہ اس کو بیچ کر ملنے والی رقم سے اپنے کاروبار کو مزید وسعت دے سکے۔ اور میرا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا تھا۔ میرے شوہر کی خوش قسمتی تھی یا میرے بیٹے کے مبارک قدم کہ کاروبار میں توقع سے زیادہ منافع ہوا تھا۔ میرے شوہر کو تو پورا یقین تھا کہ اس کے بیٹے کے آنے کے بعد سے ہی اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا، اور اس کا بیٹا اس کے لیے خوش قسمتی کا باعث تھا۔ ماجد اپنے بیٹے سے محبت کرتا تھا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی توتلی زبان میں مما اور بابا بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ بیٹے کی سالگرہ پر میں اور ماجد گھومنے کے لیے شمالی علاقہ جات گئے۔ وہاں ہم نے خوب سیر کی۔
मैंने अपने और बेटे के लिए काफ़ी शॉपिंग की थी। वापस आकर मैं घर और बेटे की देखभाल में लग गई थी और माजिद अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गया था। कुछ दिनों से मेरी तबीयत गिरी गिरी सी थी। डॉक्टर को चेक करवाया तो पता चला कि मैं एक बार फिर उम्मीद से थी। मैं इतनी जल्दी दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी। एक तो पहला बेटा अभी छोटा था, दूसरा मैं खुद अभी घूमना फिरना चाहती थी। इतने अरसे के बाद तो हालात बेहतर हुए थे। माजिद ने गाड़ी भी ले ली थी और रोज शाम को हमें घुमाने ले जाता था। मैंने सैर के लिए मुल्क से बाहर जाने का भी सोच रखा था, इसलिए मैं इस हमल से खुश नहीं थी। 2 छोटे बच्चों के साथ घूमने फिरने का क्या खाक मजा आना था, इसीलिए मेरा मूड खराब था। लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं बेदिली से नए आने वाले बच्चे की मुंतजिर थी। दूसरी बार हमारे यहाँ बेटी की विलादत हुई थी। बेटी बहुत प्यारी और मासूम थी। बेटी की पैदाइश के बाद मैं दोनों बच्चों को संभालने में घन चक्कर बन गई थी। बच्चों से मुझे वक्त ही ना मिलता था, जबकि माजिद ने खुद को अपने कारोबार में मसरूफ कर लिया था। माजिद इस कदर मसरूफ हो गए थे कि उन्होंने घर पर तवज्जो देनी बिल्कुल ही छोड़ दी थी। वो रोज किसी न किसी कारोबारी दावत पर मदऊ होते और रात गए वापस आते थे और आते ही सो जाते थे। सुबह भी वो काफी देर से उठते और उठते ही फोन पर मसरूफ हो जाते या घर से बाहर निकल जाते, जबकि दोनों बच्चों के साथ मैं काफी हद तक थक जाती थी और जज्बाती तौर पर मुझे माजिद के साथ की जरूरत थी। मैं माजिद से शिकायत करती तो वो कहते थे कि कारोबार इतना फैला लिया है, इसीलिए उसे भी ज्यादा वक्त देना पड़ता है और कारोबारी दोस्तों से मिलना जुलना भी कारोबार के लिए जरूरी है। माजिद की बात भी ठीक थी, इसीलिए मैं खामोश हो जाती थी। उस दिन शाम से ही मुन्ने को काफी तेज बुखार था। मैंने उसको बुखार का सिरप पिला दिया, लेकिन उसके बावजूद उसके बुखार में कमी नहीं आई। माजिद का कुछ पता नहीं था। मैं कई बार उनको फोन कर चुकी थी, लेकिन उनका नंबर मुसलसल बंद था। मैं सख्त परेशान थी। मुन्ने ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। आधी रात के बाद माजिद घर में दाखिल हुए। मैंने उनको मुन्ने की तबीयत का बताया तो फौरन से उसको लेकर अस्पताल गए थे। मैं भी माजिद के साथ चली आई। अस्पताल में इस वक्त कोई बड़ा डॉक्टर मौजूद नहीं था। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर ने मुन्ने को इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत मजीद बिगड़ गई थी और सुबह होने से पहले मेरे बेटे की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई थी। माजिद का हाल भी मुझसे अलग ना था। वो भी मुन्ने की जुदाई पर बहुत दिल बर्दाश्ता था। मुन्ने की जुदाई का दुख ही क्या कम था कि एक और बुरी खबर हमारी मुंतजिर थी। गोदाम को आग लग गई थी और काफी ज्यादा स्टोर किया हुआ माल जलकर राख हो गया था। माजिद बहुत परेशान था। उसको यकीन हो गया था कि उसके बेटे के इस दुनिया से जाने के बाद खुशकिस्मती के दरवाजे उस पर बंद हो चुके हैं और ये मनहूस बच्ची उसके बेटे और इस घर की खुशियों को खा गई थी। माजिद की बातों की वजह से मेरा भी गुड़िया को संभालने को दिल ना करता था। एक तो मैं चाहती नहीं थी कि वो पैदा हो, दूसरा उसके पैदा होते ही मेरा 2 साल का बेटा इस दुनिया से चला गया था। मैं खुद सदमे में थी। गुड़िया बड़ी साबिर बच्ची थी, ना वो ज्यादा रोती थी और ना मुझे तंग करती थी। खामोशी से बिस्तर पर लेटी खेलती रहती थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस मुश्किल घड़ी से निकाल पाई और अपनी तवज्जो घर की तरफ मरकूज की। मैंने तो अपने आप को समझा लिया था, मगर माजिद ये ना कर सका। उसका कहना था कि ये बच्ची मनहूस पैदा हुई है। माजिद कारोबार में होने वाले नुकसान का जिम्मेदार गुड़िया को ठहराने लगा था। माजिद का कहना था कि ये बच्ची ही मनहूस है, जिसकी वजह से मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला गया और कारोबार में भी नुकसान होने लगा। मैं माजिद के ख्यालात से मुत्तफिक ना थी। मैं जानती थी कि जिंदगी, मौत और रिस्क अल्लाह के हाथ में है और वो जिसको चाहता है अता करता है, मगर ये बात माजिद को समझा नहीं सकती थी। गुड़िया बहुत ही समझदार और ज़हीन बच्ची थी।
अक्सर उसकी छोटी छोटी बातों पर मुझे उस पर प्यार आ जाता, मगर माजिद उसे हमेशा ही झिड़क दिया करता और उसको अपने पास भी न फटकने देता। हमारे हालात फिर से पहले जैसे हो गए थे। माजिद का कारोबार डूबता ही जा रहा था। माल के जल जाने से जो नुकसान हुआ था उसको पूरा करना मुश्किल था। कारोबारी दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया था और कोई मदद ना की। माजिद ने अपने अच्छे बुरे हालात के लिए कुछ भी जमा पूंजी बचा कर ना रखी थी। जो कुछ जमा था मेरे पास ही था। मैंने अपनी जेब खर्ची से घर के सामान खरीदने के साथ साथ थोड़ा बहुत रुपया जमा भी कर लिया था, जबकि माजिद ने लाखों का मुनाफा न जाने कहाँ उड़ाया था कि उसके पास अब एक भी रुपया न था। माजिद मुझसे रकम का तकाजा करने लगा ताकि वो अपने कारोबार में और पैसा लगा सके, मगर मेरे पास इतनी रकम न थी कि मैं उसको देती। मैंने कुछ रकम अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए संभाल कर रखी थी, मगर वो मामूली रकम थी। कारोबार के लिहाज से वो नाकाफी थी। मैं चाहती थी कि गुड़िया मैट्रिक करके किसी अच्छे कॉलेज में जाएगी तो वो पैसे उसकी पढ़ाई पर काम आ जाएंगे, मगर मेरी गुड़िया अभी 13 बरस की ही हुई थी कि माजिद ने उसकी शादी तय कर दी थी। गुड़िया अभी बहुत कम उम्र थी और मैट्रिक में थी। मैं माजिद की गुड़िया से नफरत के बारे में जानती थी। मैं उसके होने वाले शौहर को देखकर हैरान रह गई थी। वो अच्छी खासी उम्र का एक बुढ़ा आदमी था, जबकि मेरी बेटी अभी सिर्फ 13 बरस की थी। गुड़िया ने माजिद की बहुत मिन्नत समाजत की थी कि वो इसकी शादी ना करे और इसको पढ़ने दे। वो कभी उसको तंग नहीं करेगी, लेकिन माजिद नहीं माना था। मैंने इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया और माजिद को रोकने की बेहद कोशिश की, मगर वो अपने इरादे से बाज न आया और उसने उस बुढ़े के साथ मेरी बेटी का निकाह करके उसे घर से रुखसत कर दिया था। बेटी को रुखसत करने के बाद माजिद मुतमईन था, जबकि मैं काफी परेशान थी। जो भी था, गुड़िया मेरी औलाद थी। माजिद ने कभी उसको बेटी नहीं कहा और हमेशा उसको मनहूस कहता रहा। मुन्ने की मौत और कारोबार में नुकसान का जिम्मेदार भी वो गुड़िया को ठहराता रहा, जबकि जिंदगी, मौत और रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है। मैं गुड़िया को याद कर कर के रोती रहती थी। गुड़िया की शादी को 2 माह हो गए थे। इस दौरान गुड़िया घर नहीं आई थी। मैं गुड़िया के बारे में फिक्रमंद थी। पता नहीं वो किस हाल में होगी। मैं गुड़िया से मिलना चाहती थी, मगर माजिद मुझे गुड़िया के घर जाने नहीं देता था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो गुड़िया मुंह छुपाकर अंदर दाखिल हुई और माजिद को 1 लाख रुपए देकर चली गई। मैं हैरान रह गई थी। गुड़िया के पास इतनी रकम कहाँ से आई थी और वो माजिद को ये रकम क्यों देकर गई थी? मैंने माजिद से कई बार सवाल किया था, लेकिन माजिद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद गुड़िया कई बार घर आई और माजिद के हाथ पर 1 लाख रखकर वो वापस चली जाती थी। मैंने कई बार गुड़िया को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुकी थी, बल्कि उसने तो पानी तक नहीं पिया था। मैंने उसके घर का पता पूछा था और उसने पता बता दिया था। एक दिन गुड़िया की याद आई तो मैं गुड़िया से मिलने उसके घर चली गई। गुड़िया का घर आसानी से मिल गया था। मैंने दस्तक दी तो दरवाजा किसी लड़की ने खोला था। मैंने गुड़िया का पूछा तो वो मुझे उसका कमरा बताकर खुद दूसरे कमरे में गायब हो गई थी। मैं गुड़िया के कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, मैं पत्थर की हो गई थी, क्योंकि गुड़िया के कमरे में एक नहीं बल्कि 3 मर्द खड़े थे। उन मर्दों के हाथ में मजबूत छड़ियां थीं जो जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। उन मर्दों में गुड़िया का बूढ़ा शौहर मौजूद नहीं था। वो तीनों मर्द मुझे हैरान नजरों से देख रहे थे। गुड़िया लपक कर मेरी तरफ आई और मेरे गले लग गई। वो मुझे यहां देखकर हैरान थी। ये सब क्या है? ये 3 आदमी कौन हैं? और तुम्हारा शौहर कहाँ है? मैंने हैरत से पूछा। गुड़िया मुझे दूसरे कमरे में ले आई। ये 3 आदमी मेरे उस्ताद हैं, गुड़िया ने बताया। कैसे उस्ताद? ये तुम्हें क्या पढ़ाते हैं? ये वो उस्ताद हैं जो मुझे पढ़ाते नहीं बल्कि गुर सिखाते हैं।
क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं आपको तफसील से बताती हूँ। उसके बाद गुड़िया ने जो कुछ बताया था वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। गुड़िया ने बताया था कि उसके बाप ने उसे बूढ़े आदमी के हाथ बेच दिया था और उस शादी के एवज बूढ़े आदमी से तगड़ी रकम ली थी ताकि वो कारोबार में लगा सके। गुड़िया की शादी जिस बूढ़े आदमी से हुई थी वो एक सर्कस का मालिक था। उसने भी गुड़िया को अपनी बीवी बनाने के लिए नहीं बल्कि सर्कस में काम करवाने के लिए खरीदा था। गुड़िया ने अपने शौहर को साफ कह दिया था कि अगर वो सर्कस में काम करेगी तो सबसे खतरनाक करतब करेगी। सर्कस का सबसे खतरनाक करतब शेरों के साथ था। थोड़े अरसे की ट्रेनिंग के बाद गुड़िया ने ये करतब लोगों को दिखाना शुरू कर दिया था। बहुत जल्द ये करतब हर जगह मशहूर हो गया, जिसमें एक कम उम्र लड़की जो कि गुड़िया थी बब्बर शेर पर सवार होकर आती थी और 8 शेरों के साथ लोगों को मुख्तलिफ करतब करके दिखाती थी। गुड़िया के करतब की धूम मच गई थी क्योंकि उससे पहले किसी लड़की ने ये करतब नहीं किया था, बल्कि पहले एक आदमी 1 या 2 शेरों के साथ ये करतब करता था। लेकिन गुड़िया 8 बब्बर शेरों को अपने इशारों पर चलाती थी। शेरों को इशारों पर चलाना आसान नहीं था, उसमें जान जाने का बहुत ज्यादा खतरा था। किसी भी वक्त शेर को गुस्सा आ सकता था और वो लम्हों में गुड़िया को चीर फाड़ सकता था। लेकिन इस करतब में जितना खतरा ज्यादा था, पैसा भी उतना ही ज्यादा था। गुड़िया मुख्तलिफ शहरों में करतब दिखाने जाती थी। उसके शेरों के साथ करतब को बहुत पसंद किया जाता था। सर्कस के मालिक के अलावा लोग खुश होकर गुड़िया को भी काफी पैसे देते थे। गुड़िया घर आकर अपने हिस्से की तमाम रकम अपने बाप के हाथ पर रख देती थी। उसके बाप को पैसे की तमन्ना थी, इसीलिए वो इसे हर महीने पैसे ला कर देती थी। वो देखना चाहती थी कि कब उसका बाप इस रकम को लेने से इनकार करता है जो उसकी बेटी अपनी जान पर खेलकर उसके लिए लाती है। उस दिन शायद उसे उसका बाप मिल जाएगा। गुड़िया भी शेरों के साथ मजीद करतब सीख रही थी ताकि अपने बाप को मजीद पैसा कमा कर दे सके। सर्कस के तजर्बेकार लोग गुड़िया के उस्ताद थे और वो उसे तमाम करतब सिखाते थे। गुड़िया की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। माजिद ने सारी जिंदगी गुड़िया से नफरत की थी और उसको धुतकारा था, मगर गुड़िया ने अपने बाप की पैसे की लालच को पूरा करने के लिए सबसे खतरनाक काम को चुना था ताकि उसको ज्यादा पैसे मिले और वो अपने बाप को दे सके और उसके माँ बाप को कोई तंगी और परेशानी ना हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं गुड़िया को घर लेकर जाना चाहती थी, मगर गुड़िया ने इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि यहाँ उसके जैसी बहुत सी लड़कियां हैं, यहाँ उसकी इज्जत की जाती है, कोई उसको मनहूस कहकर धुतकारता नहीं है। यहाँ सब लोग एक खानदान की तरह रहते हैं। मैं यहाँ खुश हूं। गुड़िया घर वापस नहीं आना चाहती थी, वो वहीं रहना चाहती थी। मैं आंखों में आंसू लिए घर वापस आ गई थी।